हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सबों को हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल कौटिल्य विद्या निकेतन में। आप सबों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर के आया हूँ एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि केवल बिहार पर आधारित है और इस टॉपिक से मुझे विश्वास है कि कम से कम 3 से 4-5 नंबर जो है, 4 नंबर जो है निश्चित रूप से पूछा जाएगा। ये मैं मतलब यकीन के साथ में कहता हूँ। तो हम देखते हैं कि क्या सब टॉपिक में पॉइंट्स है। पहला है बिहार का स्थापना कब हुआ था। तो बिहार का जो स्थापना हुआ था 22 मार्च 1912 ईस्वी को। बिहार का स्थापना 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ था और इस समय बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो है बांकीपुर पटना में हुआ था और इसके अध्यक्ष आर.एन. मुधोकर थे। तो उस समय जो गवर्नर थे, भारत का जो जनरल गवर्नर थे, लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में बिहार का स्थापना हुआ था और उसी समय बिहार के पटना के बांकीपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और उस समय जो अध्यक्ष थे आर.एन. मुधोकर थे। अब चलते हैं आगे। बिहार का जो क्षेत्रफल होगा तो बिहार का क्षेत्रफल हो जाएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर। 94,163 वर्ग किलोमीटर जो होगा बिहार का क्षेत्रफल है। कुल देश का जो क्षेत्रफल है तो कुल देश का क्षेत्रफल का 2.86% है। 2.86% जो है ये बिहार के देश के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। इसको याद रखिएगा। तो बिहार का जो पहला राजभाषा है तो बिहार का पहला राजभाषा क्या है? हिंदी। बिहार का प्रथम राजभाषा क्या है? हिंदी है। और दूसरा राजभाषा जो हो जाएगा ये हो जाएगा उर्दू। ये क्या हो जाएगा? उर्दू बिहार का दूसरा राजभाषा होगा। अब बिहार जो है देश का 13वां राज्य है। वो क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा हो जाएगा राजस्थान, सबसे छोटा हो जाएगा सिक्किम और ये जनसंख्या की दृष्टि में हो जाएगा सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश। अच्छा, अब चलते हैं बिहार का जो आकार है, इसका आकार जो है बिहार का शेप कैसा होगा। तो बिहार का जो शेप होगा ये आयत के आकार का होगा, आयताकार है। लगभग ये आयताकार के आकार का बिहार का आकार है। बिहार की जो ऊंचाई है समुद्र तल से, बिहार की ऊंचाई समुद्र तल से 53 मीटर मतलब 173 फीट ऊंची है। समुद्र तल से 173 फीट जो ऊंचा हमारा बिहार है, इसको भी याद रखिएगा। एक कॉपी में नोट करके सारी बातें रखिएगा। राष्ट्रीय जल मार्ग पहला जो जल मार्ग होगा वो इलाहाबाद से हल्दिया है ना। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 जो होगा वो इलाहाबाद से हल्दिया और दूसरा जल मार्ग जो होगा वो सदिया से धुबरी। सदिया से क्या हो जाएगा? धुबरी हो जाएगा ये। इसके बाद आते हैं होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ था, है ना। होम रूल लीग की स्थापना हुआ था 16 दिसंबर 1916 ईस्वी में, है ना। कब हुआ था? 16 दिसंबर 1916 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? बांकीपुर पटना, है ना। बांकीपुर पटना में जो है कि ये होम रूल लीग की स्थापना हुआ था और इसके अध्यक्ष जो थे मौलाना
मजहरुल हक जो थे इसके अध्यक्ष थे। अब स्वराज दल का गठन जो है देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 ईस्वी में ये क्या था, स्वराज दल का गठन देशबंधु है ना, चित्तरंजन दास, CR दास और मोतीलाल नेहरू जी ने। बिहार के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो बिहार का जो व्यक्तिगत सत्याग्रही हो जाएगा ये हो जाएगा डॉक्टर श्री कृष्ण। इसी को कहते हैं बिहार केसरी। बिहार केसरी कहते हैं, बिहार के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। और अगर भारत का प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही हो जाएगा विनोबा भावे। भारत का अगर पूछे प्रथम तो विनोबा भावे, बिहार का पूछे तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, और बिहार के दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन था? अनुग्रह नारायण सिंह। अनुग्रह नारायण सिंह जो था बिहार के दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही। अगर भारत की व्यक्तिगत सत्याग्रही की अगर बात करते हैं तो भारत का व्यक्तिगत सत्याग्रही जो होगा वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। भारत के दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। अगर भारत के तीसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही होगा वो हो जाएगा ब्रह्मदत्त। पहला विनोबा भावे, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ब्रह्मदत्त भारत का। अगर बिहार का पूछे तो बिहार का हो जाएगा डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, बिहार के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही। दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही हो जाएगा है ना अनुग्रह नारायण सिंह हो जाएगा। और तीसरा बिहार का व्यक्तिगत सत्याग्रही जो होगा वो हो जाएगा गौर शंकर हो जाएगा तीसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? जयप्रकाश नारायण जी ने। और आज़ाद दस्ता का भी गठन किसने किया था? जयप्रकाश नारायण जी ने ही आज़ाद दस्ता का गठन किया था। और जयप्रकाश नारायण जी ने ही प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था किसने? जयप्रकाश नारायण जी। देखिए जयप्रकाश नारायण जी ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन, आज़ाद दस्ता का गठन, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन। और जयप्रकाश नारायण जी को जब जेल में बंद किया गया था तो हजारीबाग का जो जेल था वहाँ से ये दीपावली के दिन जेल से भाग करके मतलब घर आ गया था। दलितों का मसीहा कहते हैं जगजीवन राम जी को। और जगजीवन राम को भारत के 1946 कैबिनेट मंत्री में श्रम और एवं ये रोजगार मंत्री का पद दिया गया था, है ना। दलितों के मसीहा जिसको कि जगजीवन राम को कहते हैं। पश्चिम बंगाल से हमारा जो बिहार है, पश्चिम बंगाल से 3 जिले को टच करती है, छूती है। 3 जिला पश्चिम बंगाल को 3 जिला छूता है। कौन कौन? एक हो जाएगा किशनगंज, दूसरा पूर्णिया, एक हो जाएगा कटिहार। 3 जिले पश्चिम बंगाल को, बिहार के 3 जिले पश्चिम बंगाल को छूती है। अच्छा, झारखंड में 7 जिले छूती है बिहार का। और उत्तर प्रदेश में 8 जिले जो ऐसे हैं जो कि उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। और नेपाल से 7 जिले ऐसे हैं जो कि मतलब नेपाल से जो सटा हुआ है वो 7 जिला है बिहार का। 15 ऐसे जिले हैं, 15 ऐसे जिले हैं ना किसी देश से सटा हुआ है और ना ही किसी राज्य से सटा हुआ है। अब देखते हैं धारवाड़ चट्टान कहाँ पर मिलता है। तो धारवाड़ चट्टान जो है ये मुंगेर की पहाड़ी में मिलता है और यहीं पर अभ्रक की मात्रा ज़्यादा पाया जाता है। धारवाड़ चट्टानों में अभ्रक की मात्रा मिलती है, देखने को मिलते हैं। अभ्रक की मात्रा जो है कि धारवाड़ चट्टानों में मिलते हैं।
अब है विंध्याचल, ये विंध्यायन चट्टान। विंध्यायन चट्टान जो है 2 जगह मिलता है, एक जगह रोहतास और कैमूर, दोनों ही जगह जो है कि विंध्यायन चट्टान मिलते हैं। विंध्यायन चट्टान जो है इसमें सबसे ज़्यादा चूना पत्थर होता है, चूना पत्थर पाया जाता है, और चूना पत्थर सीमेंट का सबसे प्रमुख कच्ची सामग्री है। सीमेंट का है ना, अगर पूछ दे सीमेंट का सबसे प्रमुख कच्चा सामग्री कौन सा होगा, कि चूना पत्थर हो जाए। कहाँ पर मिलता है सबसे ज़्यादा, विंध्याचल चट्टान में मिलता है, ठीक है। और सीमेंट उद्योग का जो सबसे, बिहार में सीमेंट उद्योग का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पर है, ये डालमिया नगर में है, और ये डालमिया नगर जो है रोहतास में पाया जाता है ना। ये डालमिया नगर है सीमेंट के लिए, और एक बंजारी, दोनों ही बंजारी है और एक डालमिया नगर है, दोनों जो है सीमेंट उद्योग के लिए एक अच्छा फेमस जगह है। अब चलते हैं ये टरसड़ी चट्टान। टरसड़ी चट्टान जो है ये सोमेश्वर की पहाड़ी में मिलते हैं, है ना। टरसड़ी ये चट्टान जो है सोमेश्वर की पहाड़ी में मिलते हैं, और बिहार का सबसे ऊंचा सोमेश्वर की पहाड़ी ही है, और सोमेश्वर की पहाड़ी में ही ये टरसड़ी चट्टान मिलते हैं। और सोमेश्वर की पहाड़ी में ही बिहार में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का भंडार पाया जाता है। और ये जो सोमेश्वर की जो पहाड़ी है ये पश्चिम चंपारण जिले में पाया जाता है। पश्चिम चंपारण में, कहाँ पर, पश्चिम चंपारण में सोमेश्वर की पहाड़ी, जो कि बिहार का सबसे ऊंची पहाड़ी है, सबसे ऊंची पहाड़ी है बिहार का सबसे ऊंचा। एक आती है क्वार्टनरी चट्टान, क्वार्टनरी चट्टान। क्वार्टनरी चट्टान जो है ये चट्टान मतलब 4 चट्टान होता है। अब देखते हैं बिहार की जलवायु कैसी है। तो बिहार की जो जलवायु होगा ये आर्द्र उपोष्ण जलवायु है। ये कैसा जलवायु है, बिहार का जो जलवायु होगा ये आर्द्र उपोष्ण जलवायु है हमारे बिहार की। अब अगर कहा जाए कि सबसे गर्म जिला कौन सा होता है, तो बिहार का सबसे गर्म जिला गया, जो कि 45 डिग्री सी से कहीं ज़्यादा हो जाता है, 45 डिग्री सी से ज़्यादा हो जाता है गया जिले का तापमान। और इन्हीं जिले का जो तापमान होता है सबसे कम होता है 2 डिग्री के आसपास। मतलब गए का, ये गया जिला का ये मतलब कि ये ठंडा हो जाता है। सबसे ज़्यादा बारिश जो है, वर्षा बिहार में कहाँ पर होता है, तो किशनगंज जिले में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। अगर सबसे कम वर्षा की पूछा जाए, सबसे कम वर्षा हो जाएगा औरंगाबाद जिला। सबसे कम वर्षा क्या हो जाएगा, औरंगाबाद जिला में है। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क जो हो जाएगा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है ये बिहार का पहला टाइगर रिजर्व है। ये बिहार का पहला टाइगर रिजर्व जो हो जाएगा ये वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, जो कि पश्चिम चंपारण में है ना। कहाँ पर है, पश्चिम चंपारण में। ये कहाँ पर है, पश्चिम चंपारण में, पश्चिम चंपारण। तो बिहार का जो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो है, या फिर एक ये मात्र टाइगर रिजर्व जो होगा, जो पश्चिम चंपारण में है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। अब चलते हैं आगे, संजय गांधी जैविक उद्यान। तो संजय गांधी जैविक उद्यान जो है ये पटना में है। ये कहाँ पर है, संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पर है, पटना में, जो कि एशिया का सबसे बड़ा जैविक उद्यान है। एशिया का, पूरे एशिया का
सबसे बड़ा जैविक उद्यान जो है संजय गांधी जैविक उद्यान है, और विश्व का सबसे दूसरा बड़ा, विश्व में दूसरा, एशिया में सबसे बड़ा, विश्व में दूसरा सबसे बड़ा गेंडा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? तो गेंडा प्रजनन केंद्र जो होगा वो हो जाएगा संजय गांधी जैविक उद्यान हो जाएगा, जो कि बिहार में, जो कि पटना में स्थित है। कहाँ पर है? ये पटना में स्थित है। बिहार का नियाग्रा वाटरफॉल, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। बिहार का नियाग्रा वाटरफॉल, बिहार का जो नियाग्रा वाटरफॉल जो होगा, बिहार का नियाग्रा जलप्रपात जो होगा, ये ककोलत जलप्रपात है। ये ठंडे पानी का झील है, ठंडे पानी का झील है। ये नवादा में है। कहाँ पर है? नवादा में। बिहार का नियाग्रा वाटरफॉल इसको कहते हैं, ये ककोलत जलप्रपात को। एक है तेलहर जलप्रपात। ये तेलहर जो वाटरफॉल जो है ये कैमूर जिला में है। कहाँ पर है? कैमूर जिला। और कैमूर अभयारण्य जो है बिहार का सबसे बड़ा अभयारण्य है, बिहार का सबसे बड़ा अभयारण्य है। कांवर झील, कांवर झील जो है ये बेगूसराय में है। कहाँ पर है ये कांवर झील? बेगूसराय में स्थित है। और ये झील जो है, ये जो है विश्व का श्रेष्ठ वेटलैंड भूमि है, विश्व का सबसे वेस्टलैंड भूमि है, सबसे अच्छा भूमि है, मतलब सबसे श्रेष्ठ वेटलैंड है, आर्द्र भूमि है बिहार का, ये मतलब विश्व का, जो कि ये बेगूसराय में है, हमारे बगल में है बेगूसराय। ये कांवर झील कहाँ पर है? बेगूसराय में है, जो कि विश्व का सबसे श्रेष्ठ आर्द्र भूमि जो है ये बेगूसराय में है। और विश्व वेटलैंड दिवस जो है, विश्व आर्द्र दिवस जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो बिहार का पहला रामसर साइट, जो बिहार का पहला रामसर साइट जो होगा यही है कांवर झील, जो है बिहार का पहला रामसर साइट कौन सा है? कांवर झील। बिहार का पहला रामसर साइट जो है कांवर झील है ना। अच्छा, कांवर झील कहाँ पर है? बेगूसराय में है। और ये विश्व का सबसे श्रेष्ठ वेटलैंड भूमि है। अच्छा, बर्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत का पक्षी मैन, भारत का पक्षी मैन मतलब बर्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत का, ये भारत का जो पक्षी मैन है इसको कहते हैं सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली जो है भारत का वो है ना बर्ड मैन ऑफ इंडिया है। तो बिहार पुलिस में पूछा गया था वाटर मैन ऑफ इंडिया, मतलब कि वाटर मैन ऑफ इंडिया, ये राजेंद्र सिंह को कहते हैं वाटर मैन ऑफ इंडिया। और फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जो है, ये फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जो है ये जाधव पियोंग जोंग को कहते हैं, जाधव पियोंग जोंग फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया को कहते हैं। वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जाधव पियोंग को कहते हैं। बिहार में वर्मी कंपोस्ट का जनक किसको कहते हैं? तो बिहार में वर्मी कंपोस्ट का जनक कहते हैं बेगूसराय को, है ना। बेगूसराय में ही कांवर झील है और वर्मी कंपोस्ट का जनक भी बेगूसराय को ही कहते हैं, ये भी याद रखना। बिहार में वर्मी कंपोस्ट का जनक बेगूसराय को। अच्छा, जैविक ग्राम, बिहार का एकमात्र जैविक ग्राम है कोठिया, जो कि समस्तीपुर में स्थित है ना। बिहार का एकमात्र जैविक ग्राम कौन सा है? कोठिया, जो कि समस्तीपुर में स्थित है। पूरी तरीके से वहाँ के लोग जैविक खाद पर ही निर्भर करते हैं। रासायनिक वाली खाद जो है ये सरकारी वाला ये खाद वहाँ पर नहीं देते हैं, सभी गोबर का यूज करते हैं।
बिहार में जूट का जो उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा होता है पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में। सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में। और पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में ही भारत का पहला इथेनॉल संयंत्र लगाया गया है। सिर्फ इथेनॉल संयंत्र जो है ये लगाया तो गया है, लेकिन ये मतलब कोई काम का नहीं है। तो बिहार का में जो सबसे जूट जो उत्पादन जो होता है वो हमारे पूर्णिया में होता है ना। बिहार में जूट का उत्पादन पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में होता है। चाय का जो उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है? चाय का उत्पादन होता है बिहार में किशनगंज जिले में चाय का उत्पादन होता है। सिल्क सिटी, सिल्की हो गया। सिल्क सिटी जो है भागलपुर को कहते हैं। यहाँ पर रेशम कीट से सिल्क का उत्पादन किया जाता है, इसलिए इसको सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ के जो सिल्क वाली जो कपड़े होते हैं भागलपुर का, ये पूरे भारत में सबसे ज़्यादा चर्चित रहता है इस कपड़े का, सिल्क वाली रेशम वाली कपड़े का। अग्निशामक कर्मी, अग्निशामक जो पुलिस जो होता है, अग्निशामक कर्मी आग बुझाते समय किस से बने कपड़े का उपयोग करते हैं? तो अग्निशामक कर्मी जो है आग बुझाते समय है ना एस्बेस्टस से बने कपड़े का उपयोग करते हैं, है ना। एस्बेस्टस से बने कपड़े का उपयोग करते हैं। बिहार में सबसे ज़्यादा सोने का भंडार कहाँ पर मिला है? तो ये जमुई में मिला है सोने का भंडार, है ना। कहाँ पर मिला है? तो सोने का भंडार जो है ये जमुई जिला में मिला है। कितना भंडार है? 2.25 अरब केजी, 2.25 अरब केजी जो है सोने का भंडार मिला है बिहार में जमुई में। 222.88 मिलियन टन, मतलब 2.25 अरब केजी जो है ये 2.25 अरब मतलब केजी नहीं कहा जाए, कुंटल होगा। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कुंटल। कुंटल 2.25 अरब कुंटल सोना जो है बिहार के जमुई जिले में मिला है। अब चलते हैं कहलगांव ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पर लगाया गया है? कहलगांव ताप विद्युत संयंत्र जो है ये है भागलपुर में। कहाँ पर है? भागलपुर में कहलगांव ताप विद्युत संयंत्र लगा हुआ है। अब चलते हैं कांटी ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पर है? तो कांटी ताप विद्युत संयंत्र जो होगा ये मुजफ्फरपुर में है। कांटी ताप विद्युत संयंत्र मुजफ्फरपुर में है। अब चलते हैं आगे। भारत का पहला एकीकृत सौर ऊर्जा और जल विद्युत परियोजना कहाँ पर लगाया गया है? तो भारत का जो पहला एकीकृत मतलब कि एक लगाओ दो पा, मतलब एक के बार लगाएंगे दोनों होगा, तो सौर ऊर्जा से भी और जल विद्युत से भी ऊर्जा प्राप्त होगा। कहाँ पर लगाया गया है? डागमारा में, है ना। सुपौल में है ना। इस परियोजना को कहते हैं डागमारा विद्युत परियोजना। डागमारा विद्युत परियोजना कहते हैं। और इससे जो है 130 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा। ये भारत का पहला एकीकृत सौर ऊर्जा प्लस जल विद्युत परियोजना जो है डागमारा विद्युत परियोजना जो कि सुपौल में लगाया गया है, ये 130 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने वाला है। भारत का सबसे पुराना तंबाकू
निर्माण इकाई, भारत में सबसे पुराना तंबाकू निर्माण इकाई कहाँ पर है? मुंगेर में। और मुंगेर में ही बंदूक बनाने की कारखाना जो है पहले मतलब पहले ज़माने में लगाया गया था। भारत का पहला रेलवे वर्कशॉप कहाँ पर है? तो जमालपुर में है। कहाँ पर है? जमालपुर में। भारत का पहला रेलवे वर्कशॉप है जमालपुर में। अब एशिया का पहला आधुनिक किस्म वाला आयुध कारखाना कहाँ पर है? आयुध कारखाना जो है ये कहाँ पर है? नालंदा में। तोप की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुध कारखाना का निर्माण किया गया था हमारे बिहार के नालंदा जिले में, जो कि एशिया का पहला आधुनिक किस्म वाला आयुध कारखाना था। ठीक है। अब बिहार का लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? तो बिहार का जो नेशनल हाईवे हो जाएगा वो हो जाएगा 31। क्या हो जाएगा? बिहार का सबसे लंबा ये NH जो होगा वो 31 हो जाएगा, जिसकी लंबाई जो है बिहार में 404 किलोमीटर है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है ये भारत सरकार की है ना। ये मतलब भारत सरकार की इस सड़क की वाली जो है योजना है, सबसे बड़ी परियोजना है। और इस योजना के तहत देश के 4 महानगरों को एक साथ जोड़ने में काम किया जाता है। तो कौन कौन सा है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, ये 4 महानगर को जोड़ने का काम करता है। और ये स्वर्णिम परियोजना जो है 13 राज्यों से होकर गुजरती है। और इस सड़क की जो लंबाई होगी, इसकी लंबाई होगी 5840 किलोमीटर, मतलब 5840 किलोमीटर होगी इसकी लंबाई, जो कि मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली से होते हुए ये मतलब जाएगी, जो कि 13 राज्यों से होकर ये गुजरेगी। 5840 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। अब है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो होगा ये हो जाएगा पटना में। जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा क्या हो जाएगा? पटना में हो जाएगा। और विद्यापति अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये दरभंगा में है। ये राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। विद्यापति हवाई अड्डा जो है ये दरभंगा में स्थित है। अच्छा, ईसा एस ठाकुर जो है ये दरभंगा की लड़की है। और ये जो बच्ची जो है ये 10वीं की कक्षा में अमेरिका में सबसे ज़्यादा अंक ला करके कॉलेज टॉप, मतलब कि पूरे अमेरिका का टॉप स्टूडेंट है ये। और इसीलिए इसको वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं बाइडेन साहब जो हैं, जो बाइडेन जो है, इन्हें इस लड़की को जो बाइडेन ने है ना गोल्ड मेडल से सम्मानित किया है। ये बिहार की लड़की दरभंगा की है। 10वीं कक्षा में पूरे अमेरिका में सबसे ज़्यादा अंक ला करके अपने आप को एक मिसाल पेश किया है, जिससे खुशी हो करके जो बाइडेन साहब ने गोल्ड मेडल से सम्मानित किया है। ये अमेरिका में। एक है साइकिल गर्ल जो है ये ज्योति कुमारी है, जो कि ये भी दरभंगा की लड़की है। साइकिल गर्ल के नाम से इन्हें जाना जाता है। और इन्हें भी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है राष्ट्रपति जी के जो द्वारा और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और इन्होंने जो है ज्योति कुमारी ने अपने पिता को गुरुग्राम से दरभंगा तक
साइकिल पर बिठा करके 1200 किलोमीटर की दूरी तय करके घर पहुंची है ना। साइकिल गर्ल जो ज्योति कुमारी है, जो कि दरभंगा की रहने वाली है, और अपने पिता को 1200 किलोमीटर की दूरी तय करके, है ना, ये गुरुग्राम से दरभंगा की ओर ले जाता है, अपना घर पहुंचाता है। ये मतलब क्या कहते हैं, उस समय जिस समय कि हमारा भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ये कोरोना वायरस के चलते से ये हो गया था। और इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। ये सेक्शन कैसा लगा इस YouTube चैनल को और आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।